हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्या पाठशाला पे। मैं सतीश सर फिजिक्स का आज ये चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में बच्चों मैं आज आपको दर्पण सूत्र प्रूफ करने सिखाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हो दर्पण सूत्र को। आप सभी जानते हैं बच्चों, दर्पण में जो दर्पण की फोकस दूरी होती है और वस्तु की दूरी और बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों में जो संबंध है, जो हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम लोग को प्रूफ अगर करने कहे तो कैसे करना है, हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों अवतल दर्पण में इसको प्रूफ करने वाले हैं। कौन से दर्पण में प्रूफ करने वाले हैं हम लोग इसको? अवतल दर्पण में प्रूफ करने वाले हैं, है ना। चलो हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा बच्चों? क्वेश्चन में ऐसे देगा, क्वेश्चन में देगा बच्चों क्या, प्रूव दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जहां बच्चों f का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। अब अगर आपको इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक अवतल दर्पण बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? एक अवतल दर्पण बनाओ। ये हमने बना लिया एक अवतल दर्पण। क्या बना लिया बच्चों? हमने अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों हमने क्या किया, अवतल दर्पण के एक भाग को हमने पेंट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे बच्चों? एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। ये मान लीजिए इसका प्रधान अक्ष हो गया। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का नाम हमने क्या रखा बच्चों? m और कितना n। और ये बच्चों अवतल दर्पण की ध्रुव है कौन सी? p। ये बच्चों इसकी फोकस है f और बच्चों ये इसकी वक्रता केंद्र है कौन? c। अब बच्चों देखो, मैंने आपको क्या कहा, ये जो अवतल दर्पण है ना, इसकी फोकस दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं? स्मॉल f मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों? स्मॉल f मान लेते हैं, स्मॉल f। और बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग कितना मान लेते हैं? कैपिटल R। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या होगा इसके सॉल्यूशन में, माना mn एक कौन सा दर्पण है बच्चों? mn एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसकी बच्चों फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल f है। जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f एवं वक्रता त्रिज्या कितना मान लेते हैं बच्चों? कैपिटल R है। इतना हमको सबसे पहले हमने दर्पण के बारे में लिख लिया। यहां एक चीज और ध्यान देना बच्चों, इसके फोकस को हमने कैपिटल F लिखा और इसके वक्रता केंद्र को कैपिटल C लिखा है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वस्तु इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन करते हैं बच्चों? एक वस्तु मान लेते हैं कि यहां एक वस्तु है। वस्तु का नाम बच्चों हम लोगों ने क्या रखा? वस्तु का नाम रखा हम लोगों ने AB। वस्तु का नाम हम लोगों ने क्या रखा बच्चों? AB एक वस्तु है। अब ये वस्तु जो है ना, ये दर्पण से बच्चों कितनी दूरी पर स्थित है? तो हम लोग मान लेते हैं कि दर्पण से u दूरी पर स्थित है। तो इस चीज को भी लिखना होगा। तो और क्या लिखना होगा बच्चों? फिर से माना AB क्या है बच्चों? एक वस्तु है। माना AB एक वस्तु है जो दर्पण से, जो कहां से बच्चों? दर्पण से u दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? u दूरी पर स्थित है। अब इतना सारा चीज मैंने लिख दिया इस डायग्राम के बारे में। अभी तक जो भी मैंने डायग्राम में बनाया है उन चीजों को मैंने यहां भाषा में लिखा है।
क्या है बच्चों, एक दर्पण माने हैं जिसका नाम है mn, इसकी फोकस दूरी स्मॉल f, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और बच्चों दर्पण के ध्रुव से यहां से u दूरी पर एक वस्तु हमने रखा है जिसका नाम हमने क्या दिया, AB। अब इस अवतल दर्पण में हम इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक किरण लेते हैं जो इस प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है। कैसे आपतित होती है बच्चों, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, तो देखो यहां से एक प्रकाश की किरण लिए जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुई, और बच्चों प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने से अब ये जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण से जब इसका परावर्तन होगा तो ये कहां से होके निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से होकर। तो बच्चों इसको हम लोग को भेजना है कहां से होकर के, फोकस से होकर के। तो ये किरण बच्चों परावर्तन के बाद निकली है, इसका मतलब ये परावर्तित किरण है। अब देखो दूसरा हम लोग बच्चों कोई भी किरण ले सकते हैं, दूसरा किरण कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलो हम लोग एक किरण कौन सा लेते हैं, एक किरण बच्चों यहां से लेते हैं जो यहां से निकलती है और दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। कहां आपतित होती है बच्चों, दर्पण के ध्रुव पर। और अगर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो यहां से इसका परावर्तन होगा, यहां से इसका क्या होगा बच्चों, परावर्तन होगा। एक मिनट, अब देखो बच्चों मैंने क्या कहा कि सबसे पहले एक आपतित किरण हमने लिया जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुई, और दर्पण से जब इसका परावर्तन हुआ तो ये फोकस से होके निकला। और एक दूसरा किरण हमने लिया जो ध्रुव पर आपतित हुई, और ध्रुव पर आपतित होने से इसका परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद वो इस पथ से होते हुए निकली। अब देखो कि ये दोनों ही परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। यदि ये दोनों ही परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है तो बच्चों इसका मतलब इस बिंदु पर ही वस्तु का क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और बच्चों प्रतिबिंब का नाम हम लोग क्या रखेंगे, A डैश B डैश। क्या नाम रखेंगे बच्चों, A डैश B डैश। अब एक बात देखो, यहां जो बच्चों कोण बन रहा है इस कोण को बच्चों हम लोग मान लेते हैं कितना, I, और यहां जो कोण बन रहा है इसको क्या मान लेते हैं, R, क्योंकि ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण होगा तो I मान लिए। ये परावर्तित किरण है, और बच्चों ये जो प्रधान अक्ष है ना ये दर्पण पर लंब भी होता है। अगर ये दर्पण पर लंब है तो इसका मतलब ये अभिलंब के तरह कार्य करेगा। तो इसका मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो I मान लिए। और ये परावर्तित किरण है और ये प्रधान अक्ष है तो इसके बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले एक चीज लिखते हैं रचना में। क्या बच्चों, यहां से एक चीज लिखेंगे रचना। एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग को क्या करना पड़ता है बच्चों, अच्छा हाँ, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं। मान लो इस बिंदु को नाम हमने क्या दे दिया बच्चों, डी। जहां पर यह प्रकाश की किरण आपतित हुई इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। अब एक बात देखो भाई कि डी से हमने ना प्रधान अक्ष पर एक लंब खींचा। प्रधान अक्ष पे हमने क्या खींचा बच्चों, एक लंब खींचा। प्रधान अक्ष पर एक हमने लंब खींचा, और इसका नाम हमने क्या रखा बच्चों, इस चीज का नाम रखा हमने P डैश। ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया, P डैश रख दिया। तो अब देखो इससे हुआ क्या, तो पहले इसको लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, हम लोग को लिखना ये है कि D से, या फिर ऐसे लिखते हैं DP डैश लंब खींचे बच्चों हम लोग किस पर, तो ये जो प्रधान अक्ष है इसका नाम रख देते हैं XX डैश। क्या नाम रख देते हैं बच्चों प्रधान अक्ष का, XX डैश। तो हम लोग लिखेंगे DP लंब खींचे हैं कहां पर बच्चों, तो XX डैश पर। इसको आप भाषा में भी लिख सकते हैं कि बिंदु D से प्रधान अक्ष पर एक लंब खींचे DP डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो बच्चों, आगे हम लोग क्या करते हैं। अब सबसे पहले आप यहां देखो डायग्राम में आपको दो त्रिभुज नजर आ रहा होगा। एक त्रिभुज देखो बच्चों आपको A डैश B डैश और F नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और दूसरा त्रिभुज है बच्चों आपको कौन सा, DFP डैश। इन दोनों त्रिभुजों को अगर ध्यान से देखो तो आप क्या पाओगे, आप बच्चों पाओगे कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब
इन दोनों त्रिभुजों की हम अगले पेज में बात करते हैं। कौन कौन सी त्रिभुज थी बच्चों? तो जरा देखते हैं कौन कौन सी त्रिभुज। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एंड त्रिभुज कौन सा बच्चों? डी एफ पी डैश में। अब देखो, अगर इन त्रिभुजों की मैं बात करूं, मैंने कौन कौन त्रिभुज का नाम लिखा था? ए डैश बी डैश एफ और डी पी डैश एफ या डी एफ पी डैश में आप क्या पाओगे बच्चों कि ये दोनों कोण आपस में तो बराबर है ही। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। और बच्चों ये कोण, इस कोण को बच्चों हम लोग नाम देते हैं एंगल 1 और इस कोण को नाम देते हैं एंगल 2। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे इसी में? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, अब जरा ध्यान दो आगे। अब अगर बच्चों फिर से मैं कहूं आपको एक चीज और, कि इन दोनों कोण को अगर आप देखो, बी डैश ए डैश एफ और बच्चों कौन सा? डी पी डैश एफ, ये दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर है बच्चों किसके? एंगल डी पी डैश एफ के। क्यों बराबर है? तो क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। अरे हाँ या ना? अब एक बात बताओ भाई, आप लोगों ने समरूपता तो पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में। क्या कहा जाता है समरूपता में? कि यदि कोई दो त्रिभुज हो और यदि उन दोनों त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं बच्चों? इसलिए ए समरूपता से, कौन से समरूपता से बच्चों? ए समरूपता से क्या कह सकते हैं बच्चों? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होंगे बच्चों किसके? त्रिभुज डी पी डैश एफ के, है ना? और आप लोगों ने यह भी तो पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं की अनुपात भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अब चलिए देखते हैं वापस से इस डायग्राम में। बच्चों अगर वापस से इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो हमने क्या कहा कि ये त्रिभुज, ये छोटा सा ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ और बच्चों डी पी डैश एफ, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों? समरूप हैं। यदि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन कौन सा लेंगे? तो जरा देखो, अगर आप इस त्रिभुज में इस एंगल की बात करो तो इस एंगल के बराबर इसमें ये एंगल होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखो इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों? ए डैश एफ। तो अगर हम लिखते हैं ए डैश एफ, तो ए डैश एफ के संगत इसमें हो जाता है बच्चों डी पी डैश, सॉरी इस, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ के संगत होगा इस कोण के सामने की भुजा पी डैश एफ। कौन सा बच्चों? पी डैश एफ। और देखो अगर मैं एंगल 1, ये एंगल 1 है, एंगल 1 के सामने की भुजा की बात करूं तो बच्चों एंगल 1 के सामने की भुजा है ए डैश बी डैश, तो एंगल 1 के बराबर 2 है, तो 2 के सामने की भुजा बच्चों डी पी डैश। तो यहां से हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? यहां से हम लोगों को लिखना पड़ेगा बच्चों क्या? यहां से हम लोगों को लिखना पड़ेगा, एक मिनट, एक मिनट, यहां हो जाएगा बच्चों एंगल 1। ओके, अब देखो यहां से तब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? वहां पर हो जाएगा डी पी डैश, बराबर होंगे किसके? ये हो जाएंगे बच्चों ए डैश एफ अपॉन में पी डैश एफ के। बोलो हाँ या ना? बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 1। इसको कितना मान लेंगे बच्चों हम लोग? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर वापस मैं आऊं इसी डायग्राम में तो मैंने यहां क्या प्रूव किया? ए डैश बी डैश अपॉन डी पी डैश इक्वल होगा ए डैश एफ अपॉन पी डैश एफ के। अब देखो आप दूसरा
दो ट्रायंगल और देखो आपको दिख रहा होगा इसी ट्रायंगल में बच्चों, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? ए बी पी, एकदम यहां से वहां तक। हाँ भाई दिख रहा है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है सर? दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए डैश बी डैश पी। यदि आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो आप क्या पाओगे कि यहां पर बच्चों ये कोण, इस कोण को आपने नाम दिया है बच्चों एंगल आई। क्या नाम दिया है बच्चों? एंगल आई। और इस कोण को आपने नाम दिया एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बच्चों और दूसरा ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। तो इस बार इन दोनों को समरूप प्रूफ करते हैं, है ना। कौन सा त्रिभुज होगा? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। कौन से त्रिभुज बच्चों? अब नौ त्रिभुज ए बी पी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एंगल आई बराबर एंगल आर है। क्यों आर है बच्चों? क्योंकि परावर्तन का नियम हमको यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान दो। आप दूसरा क्या बराबर था बच्चों? एंगल ए बी पी इक्वल था किसके बच्चों? एंगल ए डैश बी डैश पी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही किसके बराबर था? 90 डिग्री के बराबर था। क्योंकि दोनों ही किसके बराबर था बच्चों? 90 डिग्री के बराबर था। तो अतः इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बच्चों? हम लोग कह सकते हैं ए ए, इसलिए ए ए समरूपता से। कौन से समरूपता बच्चों? ए ए समरूपता से क्या होगा? तो त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएंगे बच्चों त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। हाँ या ना? तो इसलिए अब इसमें भी क्या होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत कोण, कम से कम दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और यदि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो बच्चों हमने यहां प्रूव किया कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आपस में समरूप है। और यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजा है ना, उनके अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। हाँ, तो अब एक बात बताते हैं, इसमें कौन कौन सी संगत भुजा हम लोग लेने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हम लोग लेने वाले हैं इस छोटका वाला ट्रायंगल में, मुझे बताओ बच्चों इस छोटका वाला ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो आर के सामने जो आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बच्चों? आर के सामने वाली जो आपको भुजा दिख रही है वो ए डैश बी डैश, और आर आई के बराबर है तो आई के सामने वाली भुजा इसमें ए बी है। तो मतलब ए डैश बी डैश और ए बी संगत भुजा हुआ। और दूसरा कौन सा लेना है बच्चों? तो दूसरा देखो इस कोण के सामने की भुजा ए पी, तो इस कोण के बराबर ये वाला कोण। तो इस कोण के सामने की भुजा बच्चों कौन सी? पी ए डैश। हाँ या ना? तो हम लोग लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन बच्चों क्या? पी ए। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके बच्चों? इक्वल होगा पी ए डैश अपॉन में बच्चों किसके? पी ए के। अब देखो भाई इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 2। अब एक चीज समीकरण 1 में हम चेंज करते हैं बच्चों। जरा एक बात डायग्राम में देखो और मुझे बताओ। डायग्राम में आप एक चीज ध्यान से देखो तो आपने क्या किया कि बीडी एक आपतित किरण लिया था प्रकाश की, और यह किरण प्रधान अक्ष के क्या था बच्चों? समांतर था। और आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो क्या डी पी डैश बी ए के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहां एक चीज ऐड करना बच्चों, क्या? चूंकि ए बी डी, यहां एक चीज ऐड करना, चूंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि बी डी पैरेलल है बच्चों किसके? एक्स एक्स डैश के। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका बच्चों डीपी डैश है,
डी पी डैश है, ये बराबर हो जाएंगे किसके, ए बी के। अगर ऐसा है तो समीकरण एक बदल जाएगा किसमें बच्चों, इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन डी पी डैश के जगह आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, ए बी लिख सकते हो, इक्वल टू तब क्या हो जाएगा ए डैश एफ अपॉन में कितना बच्चों, पी डैश एफ, हाँ या ना। तो चलो अब आप इसको समीकरण 1 के जगह, इसको बच्चों समीकरण 1 के जगह आप इसे समीकरण क्या मान सकते हो, एक मान सकते हो। तो अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो तो आपको अब लग रहा होगा कि एलएचएस और एलएचएस दोनों का क्या है, सेम सेम है। पहले नहीं लग रहा था, क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों हमको डीपी डैश दिख रहा था, भाई यहां तो ए बी है, यहां ए डैश बी डैश है, यहां ए डैश बी डैश है, बट यहां ए बी, यहां क्या था, डीपी डैश था। तो बच्चों डीपी डैश को हमने बदल दिया ए बी में, कैसे, तो हमने देखा कि बी डी समांतर है एक्स एक्स डैश के, और अगर समांतर है तो इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि जो डीपी डैश है ना, ये ए बी के बराबर है। तो बच्चों हमने डीपी डैश के जगह यहां ए बी लिख दिया। तो अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से पी ए डैश क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए डैश अपॉन पी ए इक्वल होगा किसके बच्चों, ए डैश एफ अपॉन में किसके बच्चों, पी डैश एफ के, ए डैश एफ अपॉन में किसके बच्चों, पी डैश एफ के, है कि नहीं। एक मिनट भाई, पी डैश एफ है ना। चलो बच्चों ये एक नया समीकरण आपको मिल गया। ये समीकरण कहां से मिला, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। क्योंकि इन दोनों का ही एलएचएस बराबर है, इसलिए आरएचएस भी आपस में बराबर होगा। तो हमको एक नया समीकरण मिला, और इस नए समीकरण को हम लोग कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब आपको देखो भाई डायग्राम में देखो तो आपको पी ए डैश भी दिख रहा होगा, पी ए भी दिख रहा होगा, ए डैश एफ भी दिख रहा होगा, पी डैश एफ में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। कैसे, तो ध्यान से देखो आप बच्चों, हमारे पास था पी ए, और पी से ए तक की दूरी वस्तु की दूरी हुई, जिसे हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, यू मानेंगे। उसके बाद है हमारे पास पी ए डैश, और ए डैश बी डैश चूंकि प्रतिबिंब है, तो बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग यहां मानना पड़ेगा क्या, स्मॉल भी, ये मानना पड़ेगा। अब देखो आपके पास बच्चों उसके बाद पी एफ है, तो पी एफ को आप लिख सकते हो स्मॉल एफ, पी एफ को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। लेकिन पी डैश एफ को बच्चों आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी तो हम पी से न मापते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, अब बच्चों जरा इस बात को सोचो कि अभी ना ये बी डी प्रकाश की किरण एकदम ध्रुव से बहुत दूर लग रहा है, क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रकाश की किरण एकदम समान ये प्रधान अक्ष के बहुत करीब आपतित हो, और जब बच्चों ये डी किरण बहुत करीब होगा और तब वहां से अगर लंब खींचेंगे तो पी डैश और पी लगभग एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से एक लाइन नया पेज में बच्चों कि यदि द्वारक बहुत छोटा हो, यदि द्वारक क्या हो बच्चों, बहुत छोटा हो, तो बच्चों पी डैश लगभग किसके पास आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। इसलिए बच्चों पी डैश एफ लगभग किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो इसलिए बच्चों समीकरण 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 को लिखा जा सकता है, को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है। अब देखो समीकरण 3 को एक बार देखते हैं। समीकरण 3 में पी ए डैश अपॉन पी ए, यहां तक तो ठीक, ए डैश एफ यहां तक भी ठीक, लेकिन बच्चों पी डैश एफ के जगह आप लोग लिखोगे अब पी एफ। क्या लिखोगे बच्चों अब आप, पी एफ। तो क्या होगा, यहां हमारे पास क्या था, एक मिनट, हमारे पास है बच्चों पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए क्या है बच्चों, पी ए डैश अपॉन में कितना बच्चों, पी ए इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में, सॉरी यहां क्या है बच्चों, यहां हमारे पास है ए डैश एफ अपॉन में कितना बच्चों, पी डैश एफ था, तो पी डैश एफ के जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। अब इसको मान लेते हैं हम लोग बच्चों समीकरण नंबर कितना, 4। ये समीकरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब बच्चों, अब डायग्राम में आपको ना इन सब का वैल्यू दिया गया है। अब यहां से हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, एक चीज हिंदी में, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी लागू करने पर, चिन्ह परिपाटी क्या करने पर बच्चों, लागू करने पर। चिन्ह परिपाटी जब लागू करोगे तो आप लोग मुझे बताओ पी ए डैश को क्या लिखोगे, उसके बाद पी ए को क्या लिखोगे, और बच्चों मुझे बताओ आप ए डैश एफ को क्या लिखोगे, और साथ में मुझे ये भी बताओ कि पी एफ को क्या लिखोगे। अब ये सारी के सारे चीजें ना हम डायग्राम से लिखेंगे। कहां से लिखेंगे बच्चों, हम लोग डायग्राम से लिखेंगे। तो देखो हमारे पास था पी ए, तो बच्चों पी से ए तक की दूरी वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी हमने कितना माना है, यू, तो पी ए की जगह यू लिखेंगे। लेकिन 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 बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको साइन कन्वेंशन रूल में बताया था कि अगर कोई दूरी आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापते हो तो उसको नेगेटिव में लेते हैं। और बच्चों आपतित किरण तो राइट साइड तरफ जा रही है, लेकिन आप दूरी मापने के लिए लेफ्ट तरफ आ रहे हो, तब इसके दूरी को u के वैल्यू को किस में लेना होगा, माइनस में। उसी तरह f के वैल्यू को भी माइनस में लेना होगा, और उसी तरह जब v आएगा बच्चों तो v के वैल्यू को भी माइनस में ही लेना होगा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए जहां होगा वहां पर माइनस यू, पी ए डैश जहां होगा वहां पर माइनस बी, और पी एफ जहां होगा वहां पर माइनस एफ यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो पी ए डैश के जगह मैंने कहा था माइनस भी यूज करेंगे, पी ए के जगह बच्चों माइनस यू यूज करेंगे, ए डैश एफ के जगह क्या यूज करेंगे ये बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों पी एफ के जगह फिलहाल मैंने लिखा माइनस एफ। बच्चों साइन कन्वेंशन रूल में एक चीज और है कि सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं, लेकिन हमारे पास यहां एक दूरी ये मिल गया, एक दूरी ये मिल गया ए डैश एफ, इसको कैसे मापेंगे, इसको तो कुछ नहीं दिया गया है। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। आप मुझे बताओ, आपके पास ना इतना बड़ा सा मान लो रस्सी है पी ए डैश के जितना बड़ा, आप उसमें से पी एफ के जितना लंबाई काट के निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या ए डैश एफ के जितना बड़ा रस्सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो क्या ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, हाँ। तो बच्चों इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ए डैश एफ को, ए डैश एफ को लिखते हैं पी ए डैश माइनस में कितना बच्चों, पी एफ, और पी ए डैश को यहां देखो आपने क्या लिखा है बच्चों, माइनस भी, क्या लिखा है, माइनस भी, माइनस, और बच्चों पी एफ को आपने क्या लिखा है, माइनस एफ। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ, नहीं। अब एक बात देखो तुम, क्या कि आपके पास ये जो समीकरण नंबर 4 है, इस समीकरण में पी ए डैश, पी ए डैश एफ, पी एफ ये सब था, और इन सब का मान हमने यहां लिखा है। तो अब हम लोगों का क्या काम है, इन सब के वैल्यू को समीकरण 4 में रखा जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे इन मानों को, क्या लिखेंगे, इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर बच्चों, 4 में रखने पर क्या होता है बच्चों, देखो पी ए डैश है, और पी ए डैश के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस भी, क्या लिख सकते हैं, माइनस भी अपॉन बच्चों पी ए के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस यू इज इक्वल टू, उसके बाद है बच्चों ए डैश एफ, और ए डैश एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस भी प्लस एफ, है ना, अपॉन, अपॉन में बच्चों पी एफ है, और पी एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, क्या लिख सकते हैं पी एफ के जगह, माइनस एफ, हाँ या ना। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब आप लोग कैंची गुना करो, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भी को बच्चों एफ से गुना करेंगे माइनस एफ से, तो यहां हो जाएगा माइनस भी एफ, और अगर u को इधर वाले से गुना करो तो ये हो जाएगा u इंटू माइनस भी प्लस में बच्चों कितना f। अब देखो क्या हो गया, माइनस भी एफ इज इक्वल टू बच्चों ये हो गया u को माइनस भी से करेंगे तो माइनस यू भी, u को f से करेंगे तो बच्चों u इंटू में कितना f, नहीं मिल गया। अब आप लोग क्या करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो u भी f से, किसे डिवाइड कर दो बच्चों, u भी f से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा चीज यहां पर करना पड़ा, तो ये स्टेप कम से कम आप याद रखना पड़ेगा कि यहां जब पहुंचेंगे हम लोग एक इक्वेशन मिल जाएगा u भी f के फॉर्म में,
तो हम लोगों को समीकरण पर पहुंचने के लिए, दर्पण सूत्र पर पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर क्या लगाना पड़ता है, हमको सभी टर्मों में, सभी पदों में u भी f से भाग देना पड़ता है। तो बच्चों दोनों तरफ किससे भाग देने पर, u भी f से भाग करने पर क्या होगा बच्चों, तो देखो यहां लिखेंगे माइनस भी एफ, इसमें भी भाग करेंगे तो u भी f, हाँ बराबर माइनस u भी अपन में कितना बच्चों, u भी f प्लस u f अपन में कितना बच्चों, u भी f। तो अब देखो एक बात कि जितने भी कटने वाले टर्म है उसको काट देते हैं। तो बच्चों देखो v से भी कैंसिल, f से f कैंसिल, हाँ या ना। अब देखो दूसरा क्या बच्चों कि यहां अगर देखेंगे तो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, और बच्चों u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। तो यहां देखो क्या बच गया बच्चों, अगर मैं आगे बात करूं यहां, तो यहां आप लोगों को बच्चों बच गया -1 अपन में बच्चों u या इज इक्वल टू यहां -1 अपन में कितना बच्चों f, उधर बच गया बच्चों क्या, अपन में 1 अपन में बच्चों क्या v। अब आप देखो यदि आप इसको सजाते हो 1/f इधर माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, इधर आके ये हो जाएगा किस में, प्लस में। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कितना 1/f, क्या लिखेंगे बच्चों 1/f इज इक्वल टू यहां ये कितना बचता है 1/v, और बच्चों 1/u इधर माइनस में है तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहां से आपको क्या मिल गया 1/f इज इक्वल है 1/v प्लस 1/u के। और यही तो है आपका दर्पण सूत्र, जिसमें बच्चों f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है बच्चों वस्तु की दूरी है। लेकिन बच्चों एक एक्स्ट्रा चीज मैं इसमें क्या बताता हूं आपको कि आपको दर्पण सूत्र क्या मिला 1/f बराबर बच्चों 1/v प्लस 1/u। इसको कैसे प्रूफ करना ये तो मैंने पूरा वीडियो में बताया ही। साथ में और इसमें क्या दे दिया जाता है बच्चों, आपको इसको इस तरह से भी कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, तो देखो भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, अरे यार एक बात बताओ कि भाई साहब f इज इक्वल टू कितना होता है r अपॉन में कितना 2, अगर ये वैल्यू यहां रखोगे तो 1/r बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 कितना u। तो बच्चों मेन बटा के नीचे है तो 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/r बराबर 1/v प्लस 1 कितना u। तो बच्चों ऐसा भी आपको कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन में देके, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा भाई बताओ इसमें दर्पण सूत्र कौन सा है, और ये वाला ऑप्शन देवे ना करें। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि f के जगह हम लोग अगर f को r में कन्वर्ट करें तो 2/r आ जाएगा। और इसको किस तरह से कंफ्यूज करता है, तो देखो बच्चों अगर मैं u को उधर लेके जाऊं तो 1/v बराबर फॉर्मूला मिलेगा 1/f माइनस 1 कितना u, ऐसे भी देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। मतलब कि आपको सजा के नहीं देगा, आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देगा, तो आपको आना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बात किया दर्पण सूत्र के बारे में कि दर्पण सूत्र जो है ना उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, बल्कि दर्पण सूत्र होता क्या है ये मैंने आपको इससे भी पहले वाले वीडियो में बताया था कि यह एक ऐसा सूत्र है जो दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है, और कैसे प्रूफ किया जाता है ये हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है बच्चों आज का कक्षा आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।